नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज था आपका 17 जनवरी 2024 और आज जो है आपका आईवी का एग्ज़ाम था। ठीक है, हमने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको करा दिया था। सेकेंड और थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस इस वीडियो में आप देखेंगे। इसके बाद हम कंबाइंड वीडियो मर्ज करके आप लोगों के लिए लाएंगे अगर हो सके तो। देखिए, आप लोग को मैं कुछ बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ और आप लोग करके नहीं जाते हैं और जब एग्जाम में छप जाती है तो पक्का धीर जो है हृदय टूट जाती है कि मैं बताया और बच्चे को फ़ायदा नहीं हुआ। पहले शिफ्ट में आपने देखे कि सारे हमारे रनिंग सीरीज से क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इस शिफ्ट में देखे तो और भी इजी हो गए। जो बच्चे बोल रहे थे आप आगे क्या पूछेगा, जरा देखिए। कोप 28 ये सीधे हूबहू कॉपी किया हूँ। आज यूपी क्लास 6 जिसका अभी मात्र 300 या 400 व्यू है, आज से 8 घंटा पहले वहाँ पे ये सारी बात आपको छपे मिलेंगे। तो कोप 28 का बैठक आपका संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। इसमें मैं प्रोटोकॉल बहुत सब बताया था, है ना। जैसे कोर्टोजेना प्रोटोकॉल के बारे में बताया था। इसके अलावा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। उसी में फैक्ट यहाँ से कॉपी किया हूँ। पेरिस सम्मेलन 2015 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित थे। हेलेंसिकी सम्मेलन 1974 में समुद्री पर्यावरण से संबंधित थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में होता है। इसका संबंध जो है ओजोन से है और इसी के बाद जो है 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण के दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में पर्यावरण के संरक्षण से, और इसी सम्मेलन के बाद हम 5 जून को पर्यावरण दिवस जो है मनाते हैं। इसी में हमने ये नीचे में ये फैक्ट लिखा था, कोप 28 का बैठक संयुक्त अरब अमीरात 2023 में हुआ था। ठीक है भाई, तो ये आपके उठ के आ गए। ठीक है, और बताएंगे, बहुत बताएंगे, सब कॉपी पेस्ट ही किया हूँ जो मैं आपको पढ़ाया हूँ। आज मैं आपको दिखाई देना चाहता हूँ कि फैक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए। राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है ना, तो ये कनाडा से लिया गया है। आपको याद है क्या, प्रस्तावना में मैंने 3 चीज़ बताया था कि भाई प्रस्तावना अलग जगह से, प्रस्तावना की भाषा अलग जगह से। उसी दिन मैं इस बात की डिस्कस किया था कि भाई प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति सब पढ़ लेते हैं, राज्यपाल लोग नहीं पढ़ते हैं, गलती करते हैं। राज्यपाल का पद जो है कनाडा से लिया गया है, यहाँ पूछा गया है। ब्रिटेन के संविधान से आप क्या क्या लिए हैं भाई, तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन इत्यादि के लिए गए हैं। ये SSC GD क्लास 7 से कॉपी किया गया है, जाके मिला लीजिएगा। कोई भी बात मैं झूठ नहीं बोलता भाई। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। राज्य के जो DPSP है और 12 सदस्यों का राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत करने की फंक्शन है, ये कहां से, तो आयरलैंड से। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार, मौलिक कर्तव्य, ये सब रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा अब कहेगा तो अलग हो जाएगा, प्रस्तावना की शब्द अलग अलग जगह से लिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो वर्तमान में भाग 4A में आर्टिकल 51 के A में रखा है। मैंने आपको ये भी बताया है, आर्टिकल 51A को अच्छे से रीड कर ले। कई सारे PDF में मैंने आपको दे दिया है। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे भी दूंगा, डोंट वरी। तो अच्छे से समझिए, सभी फैक्ट आपके काम आएंगे मेरे भाई। ठीक है, 11वीं मौलिक कर्तव्य जो है ये 86वां संविधान संशोधन के तहत आया था और इसका जो है कल बारी है एग्जाम में आने का। 2002 में जो ऐड किया गया था 11वां मौलिक कर्तव्य, और ये शिक्षा से संबंधित है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके पेरेंट्स का कर्तव्य है। और ये बच्चों के लिए मौलिक अधिकार भी है, जो आर्टिकल 21A में रखा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका फंडामेंटल राइट होगा। उपराष्ट्रपति का पद और आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब आपका जो है मौलिक अधिकार। ये तीनों चीज कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी के संविधान से काफी हद तक प्रेरित है। इसके अलावा संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। आज आपका है ना, जो आपका महिला बिल पास किया गया है कि महिला के आरक्षण की बात कर रही है लोकसभा और विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा है वहाँ पे, तो वो वाला संविधान का जो संशोधन बिल था 106 नंबर था, संविधान संशोधन 106 बार, तो ये पूछा गया था। वहाँ पे कई सारे संविधान संशोधन हमने फर्स्ट क्लास आज के एनालिसिस वाले में बताया है, ध्यान रखिएगा। आज मैं ये सिर्फ एनालिसिस के चलते SSC GD का वीडियो नहीं ले पाया। कल जो है SSC GD का वीडियो भी आएगा और यूपी पुलिस का भी आएगा और एनालिसिस भी आएगा। कल मेरा रेस्ट है तो फुल टाइम आप लोगों के साथ बिताऊंगा, मजा आएगा। गणतंत्र की अवधारणा तथा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस की राजक्रांति का भी यही नारा था और कब हुआ था, तो 1789 में हुआ था। सभी बातों को ध्यान से करते चलेंगे। उस समय किस लुई का शासन था, तो लुई 16वां का शासन चल रहा था। 73वां संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है। आज ही हमने यूपी क्लास का जो है इसका 7वां या 8वां क्वेश्चन है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ये मैं अपनी 100% कहीं गारंटी दे सकता हूं कि कोई भी टॉपिक से अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आया और मैंने उस टॉपिक को पढ़ा दिया है तो मेरे फैक्ट से बाहर नहीं आएगा। जिस दिन आएगा बताइएगा, यहीं पर हूँ। ठीक है। तो ये पीवी नरसिम्हा राव थे 73 और 74 अमेंडमेंट के समय। आर्थिक उदारीकरण के समय भी प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव 1991 में। इसमें 3 चीज पे ध्यान दिया गया था, कौन कौन पे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पे। ठीक है। इसके अलावा भारत में आर्थिक सुधारों का जनक भी हमने क्या कहा, पीवी नरसिम्हा राव को माना जाता है। लेकिन अगर उदारीकरण का जनक, देखिए वहां पे था आर्थिक उत्थान या आर्थिक उदारीकरण का जनक पूछेगा ना, आर्थिक सुधारों का जनक, तो पीवी नरसिम्हा राव, क्योंकि भाई ओवरऑल सर्वे सर्वा वो थे उस समय पीएम, है ना। मनमोहन सिंह उस समय पीएम नहीं थे। लेकिन उदारीकरण का जनक कहेगा, जो उदारीकरण को फंक्शन है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसको मैं किसी अलग दिन लपेटूंगा तीनों को, तो ये जो है आपके मनमोहन सिंह को कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, लेकिन आया था अधिनियम 1992 में, ध्यान रखिएगा। इसी कारण हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में पंचायती व्यवस्था की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से हुआ था, है ना। इससे संबंधित समिति अशोक मेहता, बलवंत मेहता, सादिक अली, ये सब पंचायत से संबंधित समितियां हैं। भारत में पंचायती व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद 40 है ना, डीपीएसपी के तहत, जिसमें एक फॉर्मल वे में आपसे पंचायती राज के गठन के बारे में प्रावधान है। लेकिन पंचायत के बारे में अगर ज्यादा आपको डिटेल चाहिए तो आर्टिकल 243, जिस पे अलग वीडियो बना दिया हूं, क्योंकि ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स की वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। 19 हो गया, 51A हो गया और आपका 243, ये सब ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है, इस पे वीडियो बना दिया हूं। पंचायती राज, नगर निगम तथा सहकारी समिति, ये सभी को आप वर्णन आपको आर्टिकल 243 में देखने को मिलेगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन को कहा जाता है। इसके अलावा पंचायत तथा नगर पालिका का चुनाव कौन करता है, स्थानीय चुनाव निकाय कराता है। लेकिन राज्य के विधानसभा का चुनाव निर्वाचन आयोग भारत सरकार के द्वारा करवाया जाता है। पंचायत में एंट्री चाहिए, 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। पंचायत को भाग 9 में अनुसूची 11 में रखा गया है, और अनुसूची 11 में पंचायत से संबंधित कितने विषय को शामिल किया गया है, तो 29 विषय को शामिल किया गया है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो आपके नगर निगम से संबंधित है, नगर निगम को कहाँ रखा गया है, भाग 9 के ए में, है ना। अनुसूची 12 में, अनुसूची 12 में कितने विषय हैं, 18 विषय है। तो दोनों बात अलग अलग ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कलमकारी कलाकार जिसे 2023 में पद्म अवार्ड दिया गया, ये है भाई भानु भाई, चंगू भाई, मंगू भाई, है ना। इस प्रकार से एक छगन भाई, मगन भाई पटेल भी है आपका, बहुत बड़ा राजनेता। इसी प्रकार से इनका नाम है आपका भानु भाई। इसे आप जैसे ही याद रख सकते हैं। अब तो नहीं पूछेगा शायद, क्योंकि रिपीट नहीं होगा जनरली, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। लेकिन पद्मश्री से क्वेश्चन आ रही तो 2023 की पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण, ये सब जरा देख लीजिएगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ के 3 कलाकार को दिया गया था 2023 में। इस कलमकारी से क्या अंदाजा आया कि ये गुजरात की हो सकती है, गुजरात से रिलेशन रखता है कलमकारी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा छत्तीसगढ़ में 3 आदमी को मिला, कल हो सकता है कि यहाँ से एक आए, क्योंकि यहाँ भी एक ट्रैवल गोंड के लिए मिला था, डोमार सिंह कुंवर, अजय सिंह मंडावी और उषा बारले। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। वो नाचा के लिए मिला था, वो पंडवानी के लिए, वो ट्रैवल के लिए। इसके अलावा कलमकारी चित्रकला का संबंध गुजरात से, गुलेर चित्रकला का संबंध आपका हिमाचल प्रदेश से है, वर्ली पेंटिंग का महाराष्ट्र से है, मिथिला पेंटिंग का आपका कहाँ से हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा, सोहराय खोबर पेंटिंग कहाँ से हो जाएगा, झारखंड से हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखेंगे। चिकनकारी के लिए लखनऊ शहर फेमस है। तो इस प्रकार से कुछ बातें, है ना। फर चित्रकला राजस्थान में, भित्ति चित्रकला उड़ीसा में हो जाएगा। तो ये सब जो है ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा जैन किस राज्य में निवास करते हैं, तो महाराष्ट्र होगा। इसका आंसर गुजरात नहीं होगा। गुजरात में जैन समुदाय के लोग जरूर रहते हैं, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जो आंकड़ा आया, सबसे ज्यादा जैन जो है महाराष्ट्र में निवास करते हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र होना चाहिए। बताइएगा कि महाराष्ट्र ऑप्शन में था कि नहीं। भारत में जैन धर्म के सबसे अधिक लोग महाराष्ट्र, फिर गुजरात और तब राजस्थान में रहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा जैन धर्म के प्रमुख प्रमुख त्योहार जो है ये पर्यूषण है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी हिंदू का है, तत्पश्चात मुस्लिम का है। इसके अलावा 2011 में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा आपका हिंदी था, दूसरा सर्वाधिक भाषा बांग्ला और तीसरा मराठी था। सबसे अधिक जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश के हैं, सबसे कम सिक्किम के है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या भी महाराष्ट्र का है और सबसे कम सिक्किम का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे अधिक सेक्स रेशियो केरल का है, सबसे कम हरियाणा का है। ठीक है। इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता की बात करेंगे तो लक्षद्वीप 91.6, और आपका जो है लिंगानुपात कहाँ का है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक तो यूटी में, तो पुदुचेरी का है, वैसे केरल का है राज्यों के अंदर। ठीक है। कुछ और रिकॉर्ड है, जैसे दशकीय वृद्धि 17.64 था, साक्षरता रेट 74.04 था, फीमेल मेल था आपका 82-14, फीमेल था आपका 65-46, है ना। फर्टिलिटी रेट 2.3 के समथिंग,
इसके अलावा आपका जो है सेक्स रेशियो है ना 943 और जनसंख्या घनत्व 382। तो इतना कुछ आंकड़ा जरूर ध्यान रखें, काम आएगी। इसके अलावा अबुआ आवास योजना किस राज्य का है, तो ये झारखंड का है। झारखंड सरकार आज सवेरे ही बताया था ये, और अबुआ आवास योजना जितने भी योजना बताए हैं राज्य सरकार के उससे बाहर आ जाए तो बताना भाई, ठीक है। झारखंड राज्य की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के पेंशन और ओबीसी को दर्जे की मंजूरी दे दिया है। झारखंड में एक और योजना चलाई जा रही है, को पूछा तो दूसरा भी पूछेगा, मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ये योजना जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को जो क्राइटेरिया को फॉलो करेगा उनको 1000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। प्रथम जातिगत जनगणना बिहार में हुआ है, ये भी एक चर्चा का विषय था, लेकिन अब ये ठंडा पड़ गए हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अंतिम मौर्य राजा कौन था, बृहद्रथ। अब देखिए मौर्य वंश के बारे में मैंने बीएसएससी की क्लास 21 में है ना इस प्रकार के जो भी उपनाम धारण किए शासक और जिस वंश के प्रथम और अंतिम शासक हुए सब बता दिए। बता रहा हूँ ना, क्लास नहीं देखते हो दिक्कत है, दिक्कत। कोई भी इंडिया की एग्जाम हो बैंकिंग को छोड़ के है ना, अकेले क्लास के दम पे मैं आपको पास करा सकता हूँ, खुला चैलेंज है ये, है ना। किसी के 5 क्लास, मेरे आधे घंटे की क्लास जो है इस पे भारी पड़ेगा भाई साहब, ठीक है भैया। अंतिम मौर्य राजा ये बृहद्रथ है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है ना, विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, इन तीनों का एक ही नाम है ना। इनके सहायता से ही लिखा है और इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक किताब लिखा था। इनके प्रधानमंत्री कहिए, अभिभावक कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहते थे, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा, और ये जो है आपका सेल्यूकस निकेटर के राजदूत हुआ करता था, ये आप सभी जानते हैं। इनके अलावा गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, अंतिम शासक विष्णुगुप्त। मैंने बताया था विष्णुगुप्त 2 नाम है हमारे हिस्ट्री में जो हमारे एग्जाम में आते हैं, एक तो गुप्त वंश के अंतिम शासक और एक हमारा कौटिल्य का नाम भी विष्णुगुप्त है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है ना, इसी में अजात शत्रु, कुनिक, नागदशक सब आ गए, तो इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है क्योंकि सब अपने अपने पिता को हत्या करके ही गद्दी संभाला था। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फहियान भारत आ गए थे और हेनसांग के काल में हर्षवर्धन भारत आए थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने चाणक्य, विष्णुगुप्त को, ये जो आपका यहाँ से है, यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट किया जो हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। इसके अलावा मौर्य वंश के साम्राज्य विस्तार को 4 भागों में विभाजित था और 5वां जो है आपका अशोक ने जोड़ा। ये वाला क्वेश्चन आपको याद जरूर आया होगा, यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया है। 4 प्रांत, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ और स्वर्णगिरी। इसके अलावा 5वां जो हुआ जब कलिंग विजय कर लिया अशोक ने तब, है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा अशोक ने 5वां को जोड़ा, कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी और खारवेल से छीना गया था, ठीक है ना। इसके अलावा मौर्य काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था, कंटक शोधन, अपराध के संबंधित सुनवाई, और गैर अपराध के संबंधित सुनवाई के लिए हम धर्मस्थीय नामक न्यायालय में जाते थे मौर्य काल में। मौर्य काल के बारे में सभी कुछ बताया था। 261 बीसी में कलिंग उदलरा था आपका अशोक ने, है ना, और इसी के बाद इसके हृदय परिवर्तन हो गए और धर्म अपना लिए थे, बौद्ध धर्म को। उपगुप्त से दीक्षा लिए थे, अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु। अशोक के निर्माण में सांची का स्तूप इत्यादि काफी फेमस है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम शुभद्रांगी थी, है ना। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। बिंदुसार को अमित घात्र कहा जाता है ना। इसके अलावा मौर्य वंश के बारे में जानकारी विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षक यानी किताब का नाम है, तथा सेल्यूकस निकेटर के इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया किताब इंडिका में मिलती है। हाँ, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज है ना, तो इनके द्वारा लिखा गया किताब इंडिका में मिलती है। तो इंडिका और मुद्रा राक्षस जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी लेने के लिए आपके पास साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। इनके अलावा मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ यहाँ लिखा है ना भाई, तो ये चीज आज छुप गया। मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश, सातवाहन वंश, कन्नब वंश। मैंने ये भी बताया था, एक बार पूछा कि मौर्य वंश के बाद किनका शासन आया, ब्राह्मणों का, अरबों का, तुगलकों का, इस प्रकार से। तो ब्राह्मण मारना है क्योंकि ये जो सातवाहन, कन्नब, शुंग, पुष्यमित्र शुंग वगैरह, तो ये सभी ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते थे। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु। अभी इमेज दिखाऊंगा, फट से याद आ जाएगा, है ना। कितने बार बताए हैं, हमें भी उतना याद नहीं कि मैं कितने बार बताया हूँ, ठीक है मेरे भाई, है ना। तो एक बार तो थोड़ा विश्वास करके मेरे पे देखिए। मैं आपको ना रियल में सिर्फ वो खुशी देना चाहता हूँ जो आप चाहते हो, और कोई भी मनसा नहीं है मेरे पीछे, इसके पीछे कि भैया मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जो बच्चे देखते हैं वो तो देखते हैं और उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ। कोई बच्चा ये ना सोचे कि आप वीडियो कम बना रहे हैं, तो ये मेरी टाइम की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि व्यू कम आ रहा है तो इसलिए बना रहा हूँ। आप देखते हैं कि जो भी टाइम कल रेस्ट मिलेगा, कल भर दिन आपको यहीं मिलूंगा मैं, और कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये सब जो है मैं भी जानता हूँ कि बच्चे लोग के मन में ये होता है, और आप लोग बता रहे हैं जब आपका दिल ही नहीं साफ है अधिकांश आदमी का, तो क्या करें। जब कंटेंट इतने प्योर देते हैं और कितने को तो रिजल्ट दिला दिया, फिर भी एक लाइक बटन नहीं दबाते। मैं आज कभी कहता भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ कि दुनिया, है ना। चलिए, भारत में पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर, जो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल आदि के सहारे है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है ना। देखिए आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, बाद में कि
सब जानते हैं आप। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ी में होती है ना। ये नीलगिरी पहाड़ी कितनी बार बताया, ये भी शेप है ना, भी शेप यहाँ मिलता है मेरे भाई, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ये वाला इमेज देखे तो आपको सब चीज़ याद आ गया, काठियावाड़ी तट, कोंकण तट, केनरा तट, मालवा तट, कोरोमंडल तट, इसे उत्तरी सरकार भी कहा जाता है। ये पूर्वी घाट हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। इधर जो भी बंदरगाह होगा पूर्वी घाट की बंदरगाह, इधर जो भी होगा पश्चिमी घाट की बंदरगाह होगा, है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। ये जो महेंद्रगिरी देख रहे हैं उड़ीसा की चोटी है, लेकिन इस मैप में थोड़ा सा गलती है। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी जो है देवमाली है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगरहा है। क्या है भाई, जिंदगरहा, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई, कहाँ पे मिलेगा आपको, केरला के अंदर मिलेगा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे आपको कार्डेमम हिल है, इलायची पहाड़ी। इसके अलावा ऑपरेशन सजग ये बताया था ना, तटरक्षक के लिए ऑपरेशन सजग है, तटरक्षक के लिए, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन मिशन अमानत भी उसी दिन बताया था। ये भारतीय रेल आरपीएफ के द्वारा कोई सामान खोया पाया होता है तो उसके ढूंढने में मदद के लिए। कवच स्कीम ये रेलवे के द्वारा ताकि कोलिजन न हो। ई अमृत एप्लीकेशन नीति आयोग के द्वारा। ई शक्ति योजना नाबार्ड के द्वारा स्वयं सहायता समूह के लिए। गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या था भाई, तो चिल्ला चिल्ला के बताया कि जो इल्तुतमिश था गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और गुलाम वो इलवारी तुर्क थे, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम एक इलवारी वंश भी है और एक ममलूक वंश भी है। और 1000 दिन तो ये भी बताया कि आरआरबी एनटीपीसी में एक बार क्वेश्चन पूछा ममलूक वंश की स्थापना किसने किया, तो बहुत सारे बच्चे दांत खिसोड़ दिए, तब से बताते ही आया हूँ। जब भी गुलाम वंश बताया तीनों बताया। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, जो आप सबसे बड़े हड्डी फीमर जानते हो ना, एक बार उरू लिख दिया बीपीएससी के एग्जाम में, अच्छे अच्छे बच्चे करके नहीं आ पाए, ठीक है, तो उसे उरू कहा जाता है फीमर को, ठीक है। तो गुलाम वंश का दूसरा नाम, गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, 1206 में हुआ था, ठीक है। और इसका दूसरा नाम ममलूक या इलवारी वंश भी है। लेकिन गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, देखिए 2 मिनट में सल्तनत काल खत्म करता हूँ, है ना। सबसे पहले आपका है गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। गुल खिला तुम सनम लो, इसका कोड है याद रखने का। गुलाम का आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद का खिज्र खां और लोदी का बहलोल लोदी, है ना। पहला शासक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक हो गया इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को किसने हराया, तो बाबर ने हराया और मुगल वंश की स्थापना 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई के उपरांत में किया था, है ना। इसके अलावा ऐबक ने क्या बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया और कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार को पूर्ण कौन करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। कुतुब मीनार की ऊपरी फ्लोर कौन बनवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने, एफटी ने बनवाया, ठीक है। सबसे पहले नहर निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया, मैं थोड़ा फास्ट में हूँ, है ना। और सबसे अधिक नहर निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। दीवाने कोही या दीवाने अमीर नामक जो कृषि से संबंधित आपका विभाग हुआ करता था, ये एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया था, रेहला नामक अरबी भाषा में किताब लिखा था। इल्तुतमिश ने जीतल और टका नामक 2 आपका सिक्का चलाया था, टका चांदी का, जीतल तांबा का हुआ करता था। इसके अलावा सल्तनत में प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना बनी थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसके अलावा सल्तनत काल से और भी क्वेश्चन आएंगे, तो आइए ना। सीरी का किला जो है ये आपका बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने। अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन ने क्या क्या बनाया था भाई, है ना। तो बलबन जो है, माफ़ कीजिएगा, नसरुद्दीन बलबन वहाँ का गुलाम वंश का, तो ये सिजदा और पैबोस और आपका जो है नवरोज त्यौहार चलवाया था। इसके अलावा जो मतलब सल्तनत पे सबसे अधिक दिन तक शासन किए ये तुगलक वंश थे, ठीक है। तो ये सब कुछ सल्तनत कालीन बात है भैया, ध्यान रखिए, काम आएगा। इसके अलावा किस शहर को साहित्य का शहर कहा जाता है, अभी आपको मैं ये पढ़ाया हूँ हूबहू क्वेश्चन, बच्चे लोग बोलेंगे भाई यूनेस्को ने किसे संगीत का शहर, जहाँ मैं बनारस आपको आंसर दिया था वहीं पर मैंने ये एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया था। एक्स्ट्रा फैक्ट के बाहर जो है बहुत कम चांस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, है ना भाई। कि अभी मैं अपने टेलीग्राम पे एक मैसेज भी लिख के भेजा था, जब मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ देख लो तब लगता है कि अरे ये छोटे मोटे क्या पढ़ाएंगे, अरे वो वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अभी चिल्ला रहा हूँ, कुछ दिन हो सकता है कि ऐसा दिन आए कि मुझे ये सब कहने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। किस शहर को साहित्य का शहर कहा जाता है, कोझिकोड। यूनेस्को ने बनारस को संगीत का शहर का दर्जा दिया, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कालीकट पे ही सबसे पहले कौन आया था भैया, वास्को डी गामा 1498 में आया था, जिसे भारत खोज का श्रेय है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया वास्को डी गामा सेकेंड टाइम कब आया, बताइएगा 1502 में, और जब आए तो गए ही नहीं क्योंकि यहीं मर गए। इसके अलावा जयपुर को पिंक सिटी और चार दीवारी का शहर कहा जाता है। उदयपुर को झीलों का शहर और भारत का प्रथम रामसर साइट बनेगा, ये क्वेश्चन बताया था और फर्स्ट शिफ्ट में आज छपा
हुआ था। इसके अलावा सांची को सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला शहर का जो है दर्जा दिया गया है, और मोढेरा को पहले गांव का, है ना, मोढेरा गुजरात में है। कोडवा हॉकी करके कोई क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। कोडवा हॉकी, इसके संस्थापक पूछे कहाँ होता है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा है। कोडवा हॉकी क्वेश्चन पूरा नहीं है, जो बच्चे एग्जाम दिए हैं भेजिएगा। ये टेलीग्राम पे अर्पित या फिर कोई बच्चा भेजा था, तो उसमें से मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लिया हूँ, और कुछ बच्चे थर्ड शिफ्ट के व्हाट्सएप पे भेजे हैं। हसरा का नामकरण या हसरा से संबंधित एक क्वेश्चन आया है। कोई भी मेरा बच्चा क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि मैं इसकी पूरी राम कहानी बता दिया हूँ। फिर से मौखिक रूप से सुनाता हूँ, सुन लीजिए। क्या हुआ कि एचआरए की स्थापना जो है 1924 में सचिंद्र सन्याल और उनके सहयोगी के द्वारा करा गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को। तो जब आपका 1925 में आपका काकोरी ट्रेन एक्शन होती है, तो उसके बाद क्या होती है, बहुत सारे जो उसके अभियुक्त होते हैं, जो दोषी करार दिए जाते हैं, उनको गिरफ्तार वगैरह करके ये संघ में थोड़ा फूट पड़ जाता है। फूट मतलब छिटफुट हो जाता है। लोग जितना एक्टिव पहले था उतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं। मतलब होता है ना कि एक बार आप गिर जाओगे तो उतना तेज दौड़ने में थोड़ा डर लगता है, तो ऐसे ही। तो क्या हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने भगत सिंह साहब से कहा कि भाई इसकी में ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम पुराने अंदाज में लौट पाए। तो इसका हम नाम बदल के ना एचआरए में एस शब्द को इंक्लूड करेंगे, जिसका हो जाएगा सोशलिस्ट, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी हसरा करेंगे, है ना। तो ये तो सिर्फ विचार व्यक्त किए थे चंद्रशेखर साहब, लेकिन भगत सिंह साहब क्या किए, 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, जो अब अरुण जेटली मैदान है, तो वहाँ बैठ के अपने नौजवान भारत यानी नौजवान सभा के सदस्य, जिसकी गठन 1926 में भगत सिंह साहब ने किया था, तो इनके सदस्यों के सर्वसम्मति के अनुसार इसका नाम बदल के हसरा कर दिया एचआरए का। तो जैसा क्वेश्चन पूछा होगा वैसा आपको आंसर देना है कि सबसे पहले किसके मन में विचार आया, तो चंद्रशेखर आजाद, और कौन किए, तो भगत सिंह। अब सेकेंड आपका बौद्ध संगति पूछा है। देखिए मैंने 5 बौद्ध संगति और दोनों जैन संगति, है ना, और तमिल के 3 बैठक हुए, वो तीनों को पढ़ा दिया, और अभी 5 दिन पहले पर आया हूँ भाई, 5 दिन पहले। ये तो बौद्ध वाला आप भी बना लोगे बिना बताए, मालूम है, लेकिन जब तमिल वाला पूछेगा तब कहाँ क्या करोगे, तब तो जरूरत पड़ेगी ना। तो देखिए, ठीक है। तो अजात शत्रु, प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के समय आपका हुआ था ये राजगिरी में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, राजगिरी में। दूसरी हुआ था कालाशोक के समय वैशाली में, तीसरी अशोक के समय पाटलिपुत्रा में, कनिष्क के समय चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। मान्यता है कि 5वीं बौद्ध संगति भी हुई। ये कहाँ पे हुई, भारत के बाहर म्यांमार में हुई। म्यांमार में कौन सी भाषा बोली जाती है, बर्मी। कौन सी नदी बहती है, इरावदी नदी, ठीक है। इसके अलावा म्यांमार किस अधिनियम से भारत से अलग हुआ, भारत सरकार 1935 से। म्यांमार से लगने वाला राज्य नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है ना, ममियाना, इस प्रकार से मैंने आपको कोड बताया था। 2 जैन संगति कहाँ पे हुआ, तो पहला पाटलिपुत्र और दूसरा गुजरात के बल्लभी में हुआ था। जैन समुदाय भी 2 भागों में, दिगंबर और श्वेतंबर, और बौद्ध समुदाय भी 2 भागों में, हीनयान और महायान। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। जैन और बौद्ध से जब आ ही रहा है क्वेश्चन, बौद्ध में अगर संस्थापक कहेगा तो भगवान बुद्ध लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। और अगर आपका जैन में संस्थापक कहेगा तो ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक कहेगा तो भगवान महावीर या 24वें तीर्थंकर, ठीक है। इनके अलावा सेबी का टाइमलाइन लिखा है बच्चा, आप सेबी का टाइमलाइन, इसका मतलब मैं तो नहीं समझ पाया दादा, क्योंकि इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं हम, है ना। फिर भी सेबी की स्थापना 1988, इसका जो दर्जा दिया गया था 1992 में। ये आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, या आप नाम से ही देख रहे हैं कि शेयर बाजार वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा सेबी की प्रथम महिला अध्यक्षा माधवीपुरी बुच बनी थी। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन अगर अलग है तो बताइएगा। इनके अलावा नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 82 को शिवरामन समिति के अनुशंसा पे मुख्यालय बम्बई में है, सेबी का मुख्यालय भी बम्बई में है, ठीक है। नाबार्ड जो है कृषि सेक्टर की संस्था है। अविनाश सावले किस गेम से संबंधित, आपको बताया था ना 3000 मीटर वाला, तो आप समझ रहे हैं कि किस गेम से होगा ये, है ना भैया। इसके अलावा वन हु कलेक्ट्स स्टम्प्स, अब भैया जो स्टम्प्स को कलेक्ट करता है, जो आपका टिकट वगैरह होता है उसको जो है स्टम्प्स कलेक्ट करता है, जो कॉइन को कलेक्ट करता है। बहुत आदमी मुद्रा को कलेक्ट करने में रुचि रखते हैं। तो ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो ये तो आप कर ही लिए होंगे। और कितनी बार मैं भी आपको जब बताता था, अंग्रेजी का क्वेश्चन चलाता था एमटीएस के प्रैक्टिस सेट के दौरान, तो ये सब करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये सब कोई इतना नहीं है, वन हु हर जगह जो प्रेजेंट रहता है, ये सब वाला, ये सब एक स्लाइड में ही पढ़ लिया जाता है, जो सब
सब कुछ जानता है, जो मतलब किसी की बात नहीं मानता हो, जो धर्म को नहीं मानता है, एथिस्ट वगैरह, तो ये सभी जो है एक लाइन से पढ़ लेते हैं कि आदमी की कैरेक्टर के ऊपर। ठीक है, दयाराम साहनी किसकी खोज की है? अब ये कोई पूछने की बात है? फिर नहीं बताता, चलो। हड़प्पा 1921 में। मोहनजोदड़ो जो है मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है? तो ये आपका राखाल दास बनर्जी। हड़प्पा के अगले साल मोहनजोदड़ो की खोज हो गई थी। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी नगर, पाकिस्तान में है। इसे मृतकों का टीला कहते हैं, सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा एक शहरी सभ्यता थी। इसमें मकान जो है पक्के ईंट के बने होते थे और ड्रेनेज की व्यवस्था हुआ करता था जल निकासी के लिए। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। वैसे भी आदि मानव की भी बात करें तो सबसे पहले तांबा का ही प्रयोग किया गया था। हड़प्पा का जो है इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कह देते हैं। और हड़प्पा शहर जो है ये आपका रावी नदी के किनारे है, तो ये ध्यान रखेंगे। गुजरात में लोथल शहर जो है ये भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात के अंदर है। एक कालीबंगा साइट है हड़प्पा कालीन, जो आपका राजस्थान में है, उसकी अर्थ काले रंग की चूड़ी, ये भी पूछा जाता है। हड़प्पा काल का अंत कैसे हुआ था, मैं ये भी बताया था कि कहीं भी सुदृढ़ नहीं लिखा है, लेकिन माना जाता है कि बाढ़ से हुआ इसका अंत। इसके अलावा इसकी लिपि भाव चित्रात्मक चित्र के रूप में है, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है ना। हड़प्पा कालीन में बंदरगाह या पतन नगर, याद है मैंने बताया था कि पतन मतलब डिक्लाइन नहीं, बंदरगाह, तो पतन नगर जो है सुरकोतदा और लोथल है। सुरकोतदा पाकिस्तान में है, इंडिया में लोथल है। इसके अलावा मैंने इनके चारों साइट भी मतलब एक्सटर्नल मतलब सबसे बाहरी साइट बताया था। तो पूर्वी आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद दक्षिणी महाराष्ट्र में है, और आपका पश्चिमी सुरकोतदा पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर धौलागिरी को यूनेस्को में शामिल किया गया था 2021 में 40वें साइट के रूप में, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 39वें साइट मैंने आज भी बताया था रंगप्पा मंदिर। 41वें साइट आपका बन गया जो है शांति निकेतन, और 42वां जो है होयसल के मंदिर के समूह। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी पूछा है कि भारत में है ना होयसल के मंदिर समूह को ऐड होने के बाद कितने जो है ये बन गए हैं, तो 42 को है। ठीक है, विश्व भुखमरी इंडेक्स पूछा है, दोपहरियों में पूछा था 111, मतलब पहला शिफ्ट में। सीसीपीआई रैंक ऑफ इंडिया पूछा है, दोपहरियों में पूछा था 7, तो ये दोनों क्वेश्चन हूबहू रिपीट किया गया है। विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126वां है, हंगर में फैक्ट दिया था 111 है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये 40वां है, बीपो के द्वारा निकाला जाता है। ये सवेरे सवेरे 2 को पूछा था, है ना, जिसमें हंगर वाला नहीं पूछा था, हंगर वाला अब भी पूछा, माफ कीजिएगा। विश्व आर्थिक सूचकांक में भारत का स्थान 121, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126वां। भारत में कैसी मानसून है, क्या बात कर रहे हो, मानसून कैसी है ये भी पूछेगा। चलिए, इसके अलावा भारत का सबसे क्लीनिस्ट सिटी फिर से जीत गया भैया 2024 के लिए भी इंदौर ही है। मतलब 2023 लास्ट में भी कैलकुलेशन जो आया ना, तो इंदौर को ही बताया था। इंदौर लगातार 7वां टाइम हो जाएगा, अब अगर इस बार भी हो गया तो, है ना, वैसे लगातार 6 टाइम था, तो इंदौर हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रवासी भारतीय सप्ताह मनाया गया ना आपका 2023 में, ये इंदौर में ही मनाया गया, जहां गुयाना के राष्ट्रपति आए थे। और प्रवासी भारतीय सप्ताह जो है महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के लिए समय मनाते हैं। शांति निकेतन और होयसल को जो है जगह मिलने के बाद यूनेस्को में कितने साइट भारतीय हो गए हैं, तो 42। और सबसे अधिक साइट किस देश के हैं, तो इंग्लैंड के हैं, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है आपका सबसे अधिक साइट इंग्लैंड का नहीं होगा जी, यूनेस्को में सबसे अधिक साइट इटली के होंगे यूनेस्को में। ठीक है, सबसे अधिक साइट इटली के होंगे यूनेस्को में। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 2023 में शांति निकेतन और होयसल, इनको जो है जोड़ा गया आपका यूनेस्को के 41-42। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे, पेरिस में है। आंद्रे ओजोलो वर्तमान अध्यक्ष है, 45 में स्थापना हुआ था। इनके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के मैन ऑफ द टूर्नामेंट गोल्डन बैट कितनी बार के हैं, तो ये आपका विराट कोहली है। आप सभी जानते हैं क्रिकेट के प्रेमी हैं इंडिया में भैया सभी। जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया, और हारा कौन, भारत। ऑस्ट्रेलिया का क्या टाइटल था, तो 6ठा टाइटल था भाई, 6 बार, है ना। इसके अलावा 2 बार वेस्ट इंडीज जीता है, 2 बार भारत जीता है, 1 बार पाकू जीता है, 1 बार श्रीलंका जीता है, 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है। और कोई जीता है जी, और कोई नहीं जीता। हाँ, 1 बार आपका इंग्लैंडो जीता है जी। तो इतने बार आपका वर्ल्ड कप जीता है ना। तो 1 इंग्लैंड, 6 ऑस्ट्रेलिया, तो 7, 2 भारत, है ना, तो 9, 1 पाकू तो 10, 1 श्रीलंका 11, 2 वेस्ट इंडीज तो 13। इस प्रकार से जो है आप काउंटिंग कर सकते हैं। वर्ल्ड कप की शुरुआत आपकी 1975 में हुई थी, और महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत आपका 1973 में हुआ था। T20 पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत आपका जो है 2007 में हुआ था, और महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत T20 फॉर्मेट 2009 में हुआ था। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में हुआ था। हॉकी एक ही बार भारत इंडिया ने जीता 1975 में। पहला हॉकी वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान ने जीता था। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे भैया। अभी वर्ल्ड कप जो हॉकी का 2023 में हुआ आपके कहाँ पे, जर्मनी जीत लिया, उड़ीसा
ओडिशा में हुआ था, है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। भुखमरी इंडेक्स 2023 में, अच्छा भारत जो है 2023 में ही पूर्ण रूप से मेजबानी किए हैं इसका, नहीं तो इससे पहले आंशिक रूप से करते थे। भुखमरी इंडेक्स फिर से पूछा है, गरीबों से संबंधित योजना कोई था, पूछा है प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के बारे में कुछ पूछा है। क्वेश्चन पूरा नहीं तो क्या ही बताऊं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में सब कुछ बता चुके हैं। स्वामित्व स्कीम के बारे में कुछ पूछा है। इसके अलावा ये सब दिन के क्वेश्चन है, तो मैं बिना टाइम ज़्यादा लगाए हुए मैं निकलता हूँ। अभी क्वेश्चन कल मिलेगा तो कल सवेरे देखूंगा, और भी क्वेश्चन मिल जाए तो लेकर के आ जाऊंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।